हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास 12th में हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो 2025 में एग्जाम देने के लिए जो नया सिलेबस झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है उसको मंथन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको अच्छे से समझेंगे तो हम लोग बहुत फायदे में रहेंगे। और फिर मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल साइंस, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे पास लाइव क्लास का सुविधा है, रिकॉर्डेड वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू नोट्स है और जो अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस जारी किया इसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल पेपर बनाते हैं। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। तो हमारा सिंगल सब्जेक्ट अगर कोई खरीदता है तो 1130 है और कॉम्बो खरीदता है तो 5125 है। लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है और ये स्पेशल डिस्काउंट आपको सिर्फ आज से 5 दिन तक मिलेगा, ठीक है, 10 जुलाई तक मिलेगा। तो 10 जुलाई तक आपको 4125 में भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें भी दो चीज़ है। पोल साइंस की बात करें तो पहले सिलेबस को समझिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। उल्टा दिया है, पार्ट ए में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दिया है, विश्व राजनीति, आईपी लिख दिया शॉर्ट में। पार्ट ए के अंदर हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, दुनिया में कैसे पॉलिटिक्स चलता है। और पार्ट बी में आपको इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई एन लिख देते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। तो पार्ट बी में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। पार्ट ए में पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति। तो विश्व की राजनीति में हम लोग पढ़ रहे थे द्विध्रुवीताकांत, एंड ऑफ बिपोलरिटी बोलते थे हम लोग। बिपोलरिटी का मतलब समझ रहे हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दुनिया दो पार्ट में बट गई थी। एक पार्ट का लीडर था अमेरिका और एक पार्ट का लीडर था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, दोनों जो है 1945 में ये हुआ था और यहाँ से लेकर 1991 तक दुनिया कितने पार्ट में बटी हुई थी, दो पार्ट में। उसके बाद 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। जैसे यूएसएसआर खत्म हो गया फिर दुनिया में एक सुपर पावर है, वो है अमेरिका। बात समझ गए, 1990। और इसी बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे, कोल्ड वार बोलते थे। कौन सा वार बोलते हैं, कोल्ड, शीत युद्ध, ठीक है। कोल्ड वार बोलते थे, शीत युद्ध। शीत युद्ध ऐसा समय था जब युद्ध नहीं हुआ लेकिन माहौल ऐसा बना था कि कभी भी हो सकता है। तो यही पढ़ना, फर्स्ट पढ़ना है द्विध्रुवीता का अंत। दूसरा है शक्ति संगठन के दो नए केंद्र। यही दो नए केंद्र कौन कौन थे, अभी बताए थे, रसिया, यूएसएसआर का मेन लीडर तो रसिया ही था और अमेरिका, दो सुपर पावर बने थे। फिर बोला समकालीन दक्षिण एशिया। कुछ समय ऐसा था जब साउथ एशिया की तरफ जो है पावर ज्यादा गया, साउथ एशिया में समकालीन दक्षिण एशिया। फिर संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, ये हम लोग को पढ़ना था, ये भी हम लोग पढ़े। उसके बाद है समसामयिक विश्व में सुरक्षा, पूरी दुनिया में कैसे सुरक्षा आएगी उसके बारे में पढ़ना। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। और सातवां लास्ट चैप्टर था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब हम लोग पार्ट बी की बात करें तो देश के अंदर हम लोग आ रहे हैं, तो भारत की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला भारत का देखो, उसके अंदर क्या पढ़ना वो भी लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें बड़ा अच्छा दिया है कि बाकी में तो खाली चैप्टर का नाम दे दिया था, बट इसमें लिख दिया है कि इसके अंदर जैसे द्विध्रुवीता के अंत में क्या पढ़ना था, सोवियत संघ, यूएसएसआर कैसे डिसॉल्व हुआ उसके बारे में पढ़ना है। एक ध्रुवीता विश्व कैसे बनाने, सुपर पावर अमेरिका कैसे बना उसके बारे में। मध्य पूर्व संकट क्या था, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या था उसके बारे में पढ़ना आपको। दूसरा क्या है, खाड़ी युद्ध क्या है बताया गया था, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र ऐसा बताया गया था, याद रखिएगा जितना भी इधर है। यूरोपीय संघ, एशियान बना, सार्क बना, ब्रिक्स बना, रूस और चीन इसमें कैसे है, देखिए इसके बारे में पढ़ना है। रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इसके बारे में लोगों को पूरा पढ़ना था। दक्षिण एशिया में कैसे कैसे ये सब चीज आपको बताए थे हम। भारत का, पाकिस्तान कैसे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब में कैसे धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो ये पढ़ाया गया, सब कुछ आपके सिलेबस में हो गया। फिर आपको पढ़ना था संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत सारा संगठन था जिसमें से बहुत सारा अंग के बारे में पढ़ना है, एजेंसी के बारे में पढ़ना है, यूनेस्को के बारे में पढ़ना था, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना था, WHO है, ILO पढ़ना था, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ना था और इसका एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना था। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना था टेररिज्म, जिसमें हम पढ़े थे विश्व में सुरक्षा क्या था, ये भी हम लोग पढ़े थे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर हम लोगों को जो फर्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग का क्या चैलेंज है वो भारत के लिए पढ़ना है। तो बताइए, जब हम 1947 में आजाद हुए थे क्या ऐसे ही मिला था, राजा थे यहाँ पे बहुत सारे। अब राजा को हटा के और पूरा एक देश बनाना इतना आसान तो था नहीं।
क्योंकि राजा का अपना एरिया था, अपना सेना था, भारत के पास अपना भी नहीं था, राजा के पास अपना सेना, अपना हथियार, सब कुछ अपना था। अच्छा, राजा से राजतंत्र छीन लीजिए किसी से, इतना आसान है क्या? जिसके 700 साल तक हुकूमत किया, जिसका बाप दादा हम लोगों के ऊपर, उससे राजशाही छीन लेना इतना आसान नहीं था। ये काम कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन काम किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन, कि भाई कलेजा होना चाहिए इतना बड़ा कि सब राजाओं को डरा धमका के जैसे जो मना के और पूरे देश को एक साथ कर दिया। देखो, राज्यों का एकीकरण कर दिया, बहुत सारे राजवाड़े थे, सारे राजवाड़े को मिला के एक बना दिया, और धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ वहां से, फिर राज्य बनाया गया। जैसे जो मराठा था वहां महाराष्ट्र बन गया, कि ये पूरा जो एरिया है राजा राज साम्राज्य का, शिवाजी का था, तो उसको भाई तोड़ के महाराष्ट्र एक राज्य बना दिया गया। फिर उसमें से अलग हुआ गुजरात भी महाराष्ट्र का ही पार्ट था स्टार्टिंग में। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा गुजरात और महाराष्ट्र एक था, वो मराठा साम्राज्य कहलाता था पूरा। दक्षिण में जाए तो दक्कन था, उधर दक्कन का साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। तो हर जगह के उस राजाओं को हटा कर कैसे देश बिल्ड किया गया, ये यहाँ पढ़ना है। राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू का क्या अप्रोच था? नेहरू जी क्या सोचते थे? विभाजन की विरासत, जब विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो शरणार्थी कैसे रिकंस्ट्रक्ट होगा? शरणार्थी समझते हैं? रिफ्यूजी, जो दूसरे देश को छोड़ के हमारे देश में आ जाते हैं। जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट में बट गया। तो भारत, जो पाकिस्तान के हिंदू थे, वो अपना सब कुछ छोड़ के, घर जमीन जायदाद पैसा सब छोड़ के, किसी तरह जान बचा के अगर भारत में घुस आए हैं, तो भारत में रहेंगे कहाँ? क्या उनके यहाँ बाबूजी जमीन खरीद के दिए हैं? तो रहेगा कहाँ? तो इस समय भारत सरकार क्या की थी, तुरंत शरणार्थी के लिए, रिफ्यूजी के लिए कैंप बनाए कि जो लोग आए हैं यहाँ पे बसेंगे। आज तक वो लोग बसा हुआ था। अब जब CAA आया, CAA भी आया ना जी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, तब उन लोगों को भारत का सिटीजन माना गया। नहीं, 1947 से अभी तक 70 सालों में उनको सिटीजन नहीं माना गया था, अब माना गया। अब चलते हैं, क्या चैलेंजेज है? कश्मीर प्रॉब्लम क्या था, क्या है, और कैसे उस समय सॉल्व किया गया था। फिर राज्यों में भाषा का प्रॉब्लम था। तमिल वाला बोलता है कि हमको अलग राज्य चाहिए, ला भैया। आंध्रा वाला बोलता है कि हमको अलग राज्य चाहिए। मलयालम वाला बोलता है कि हमको अलग राज्य चाहिए। जैसे झारखंडी वाला बोल दिया कि हमको अलग राज्य चाहिए। बिहारी बोलता हमको, तो गुजराती वाला बोलता हमको अलग राज्य चाहिए। पंजाबी बोलता हमको। यह समस्या कम नहीं था। आजादी के बाद देश को संभालना बहुत टफ काम था, जो हमको पढ़ना है। भारत की राजनीति पढ़नी 1947 से लेके अब तक का पूरा। फिर हम लोगों को पढ़ना है भारत इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करने लगा, कैसे प्लानिंग कमीशन बना, कैसे पंचवर्षीय योजना का बदलता स्वरूप है, 5 ईयर प्लान कैसे बदला। अभी 5 ईयर प्लान की जगह पे क्या चलता है? अभी चलता है नीति आयोग। क्या भारत सरकार कर दी? नीति आयोग। पहले 5 ईयर प्लान होता था, अभी नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने वाला राष्ट्रीय संस्थान। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, ये लिख भी दिया यहाँ पे, नीति आयोग है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि विदेश नीति कैसी है, फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैसी, भारत सरकार आके विदेश नीति कैसे लगा हुआ है। कि भाई जानते हैं दुनिया में 2 पावर है, सुपर पावर अभी भी 2 लोग है, एक है रूस, एक है अमेरिका। जो अमेरिका से धंधा करता है रूस से नहीं करता। रूस उसको देखना पसंद नहीं करता, और जो रूस से धंधा करता है अमेरिका उसको देखना पसंद नहीं करता। तो दुनिया के सारे देश या तो इसके दोस्त हैं या इसके दोस्त हैं, लेकिन भारत अकेला है जो दोनों दोस्त है, और दोनों से धंधा करता, किसी में हिम्मत नहीं रोकने का। तो इसका मतलब भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी तब ना। हाँ या नहीं? हफ्ता नहीं है अमेरिका, और रूस भी हाँप नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी देखिए अब किसके साथ। तो बोला भारत का जो रिश्ता बदल रहा है, चेंजिंग द रिलेशन ऑफ इंडिया विथ अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। ही तो हम नहीं सुधार पा रहे हैं इसको, लेकिन बांग्लादेश के साथ एक अच्छा रिलेशन है। बांग्लादेश को जन्म ही तो हम ही लोग दिए। कब जन्म दिए बताओ? बांग्लादेश को भारत जन्म दिया है 1975 में, जब हम पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ के और एक नया कंट्री बना दिए बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ये काम की थी। कोई दिक्कत है? और भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसी के साथ, भूटान के साथ कैसा है, नेपाल के साथ कैसा है, श्रीलंका के साथ कैसा है, म्यांमार, वर्मा इसको बोलते हैं, कैसा है। भारत का परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चला था वो देखना है। फिर हमारे देश में क्या हुआ जी? 2 तरह का राजनीति है। एक है सिंगल पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस 1947 से 25 साल तक लगातार सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, दूसरा कोई पार्टी ही नहीं था। अकेले राजनीति में कौन पार्टी थी? कांग्रेस। बीजेपी तो बाद में है। तो मतलब 40 साल तक सिंगल पार्टी चला। अब फिर क्या गया? अभी को कितने पार्टी व्यवस्था है? फिर आए 2 पार्टी,
दो पार्टी मतलब समझ, दो ही पार्टी अभी लार्जेस्ट पार्टी, या तो बीजेपी आएगी या तो कांग्रेस आएगी। लेकिन अभी एक और समझ आ गया, मल्टी, इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। ये बड़ा डेंजरस है। जैसा अभी कांग्रेस अगर जीत जाता तो 30-35 लोगों का गठबंधन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन देश को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दल को ही सारा का सारा मेजोरिटी देना चाहिए। अगर गुस्से में तो इसको उठा के पटकिए और दूसरा को लाइए, सिंगल मेजोरिटी। क्योंकि जितना ज्यादा कोलेशन होगा, जितना गठबंधन होगा, उतने हमारे लिए खतरनाक होगा। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है, तो जयप्रकाश नारायण, याद कीजिए जयप्रकाश नारायण का क्या था बताइए, ये किसके लिए फेमस हुए थे? इमरजेंसी, इमरजेंसी में विरोध करे थे जयप्रकाश नारायण, और इमरजेंसी के कारण लालू यादव, नीतीश कुमार सब उसी कारण ना जन्मे नेता बने। ये सब किसके कारण? जयप्रकाश नारायण के कारण। जया लिखा गया है, जयप्रकाश होना चाहिए। और संपूर्ण क्रांति कैसे किया था? राम मनोहर लोहिया, इनसे उभरा हुआ नेता में मायावती है। उसके बाद आपका समाजवादी पार्टी इसी से बना, समाजवाद देखियो इसी से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये है बीजेपी के फाउंडर। बीजेपी के फाउंडर कौन है? और एकात्म मानववाद, तो जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी वाले हैं, इससे निकला कौन कौन? ये लोग आंदोलन किया, इससे निकल के राजनीतिक पार्टी कैसे अन्ना हजारे आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी बन गया। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी, इमरजेंसी में लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे खत्म किया गया। फिर देखेंगे वयस्कों, पिछड़ों और युवाओं की भागीदारी कैसे हुई। क्षेत्रीय दल का उदय, पंजाब संकट क्या था। फिर देखेंगे कश्मीर मुद्दा क्या है, और कश्मीर में कैसे उसको आजाद कराने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये हम लोग पढ़ेंगे। गठबंधन, संयुक्त मोर्चा, ये राजनीति में नया बदलाव। अवधियां, गठबंधन का युग, अवधि गठबंधन समझते हो? राष्ट्रीय मोर्चा या संयुक्त मोर्चा। अवधि गठबंधन मतलब सुने होंगे कहीं कहीं कि 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री रहेगा, 5 साल में 2.5 साल मुख्यमंत्री है, तो अवधि ना गठबंधन है। वहां पे पीरियड बेस जो है, हम लोग एक साथ जुड़े हैं कि 2.5 साल तुम चलाओ, 2.5 साल हम चलाएंगे, मतलब जिस तरह सत्ता का भोग, सुख भोग। और क्या, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए नाम सुने होंगे, जिसमें मेन कौन है? कांग्रेस। एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, जिसमें मेन कौन है? बीजेपी, है कि नहीं? तो दो ही अभी बड़ी पार्टियां हैं, या तो यूपीए या तो एनडीए। अब यूपीए कमजोर हो गया तो इस जगह पा गया INDAI, जिसको इंडी गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो इंडी गठबंधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 चैप्टर हम लोगों को इसमें पढ़ना और 7 चैप्टर उधर पढ़ना था, तो टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। और इस बार 2025 में यही 15 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा।